हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल द लीगल अमीगोस। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ट्राइब्यूनल्स। और देखिए, ट्राइब्यूनल्स जो है वो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाता है लोगों के लिए, बिकॉज हम ये डिस्टिंग्विश नहीं कर पाते हैं कि ट्राइब्यूनल्स किस पर्पस के लिए हैं, कोर्ट से ट्राइब्यूनल्स कैसे कैसे डिफर करते हैं। आज हम इस वीडियो में इन सारी चीजों को डिस्कस करेंगे। देखिए, वैसे बेसिकली जो ट्राइब्यूनल्स हैं वो 333 323 और 323 मतलब ए और बी में डिफाइंड है। लेकिन अगर हम इन सेक्शंस की आर्टिकल्स की बात ना करते हुए वैसे भी अगर हम ट्राइब्यूनल्स को समझें तो ट्राइब्यूनल थोड़ा सा कंफ्यूजिंग और थोड़ा सा वास्ट टॉपिक हम बोल सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो ट्राइब्यूनल एक ऐसी बॉडी है जो जुडिशियली एक्ट करती है। मतलब ट्राइब्यूनल्स का काम भी जुडिशियल होता है। वो भी क्या है, केसेस को लेती है, केसेस की सुनवाई करती है, ठीक है। लेकिन ट्राइब्यूनल्स क्या है, किसी स्पेशल पर्पस के लिए बनाई जाती है अंडर स्पेशल लॉज। ट्राइब्यूनल्स का देखिए, जैसे कोर्ट होते हैं, कोर्ट को हम किसी लॉ के अंडर बनाते नहीं है, वो ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं। लेकिन जो ट्राइब्यूनल्स होते हैं उन्हें हम एक लॉ, हम नहीं, पार्लियामेंट, उन्हें पार्लियामेंट एक किसी लॉ के अंदर ट्राइब्यूनल्स बनाते हैं। और ट्राइब्यूनल्स एक टेम्पररी बॉडी होती है जो कि किसी एक स्पेशल पर्पस के लिए बनाई जाती है। और ट्राइब्यूनल्स कोई स्पेशल या कोई पर्टिकुलर केसेस की सुनवाई ही करते हैं, सिर्फ कुछ पर्टिकुलर केसेस की ही वो हियरिंग करते हैं। ठीक है, जैसे कोर्ट में क्या होता है, कोर्ट में हम लोग सारे केसेस के लिए अप्रोच कर सकते हैं कोर्ट को। ट्राइब्यूनल को कुछ हम स्पेशल पर्पसेस के लिए, जिस पर्पस के लिए वो ट्राइब्यूनल का एग्जिस्टेंस है, उसके लिए ही सिर्फ हम ट्राइब्यूनल को अप्रोच कर सकते हैं। अब जो ट्राइब्यूनल है, ट्राइब्यूनल पे जो पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट का पूरा पूरा होल्ड या हम कह सकते हैं कंट्रोल होता है ट्राइब्यूनल। ठीक है, लेकिन कोर्ट पे ऐसा कुछ भी नहीं होता है। ठीक है, उसके बाद इस दिया हुआ है, ऑल कोर्ट्स आर ट्राइब्यूनल्स बट ऑल ट्राइब्यूनल्स आर नॉट कोर्ट्स। देखिए, सारे जो कोर्ट्स होते हैं वो ट्राइब्यूनल्स, हम कह सकते हैं कि सारे कोर्ट्स जो है वो ट्राइब्यूनल है। कैसे? देखिए, जो ट्राइब्यूनल का काम होता है वो कोर्ट ऑलरेडी करते हैं या किया जा सकता है। जैसे ट्राइब्यूनल जो है कुछ स्पेशल पर्पसेस के लिए बने होते हैं, कुछ स्पेशल, तो वो सारे जो पर्पसेस होते हैं ऑलरेडी कोर्ट में, वो सारे जो केसेस होते हैं, कोर्ट क्या है, सारे केसेस को हियर करता है, सारे केसेस की सुनवाई कोर्ट में होती है। लेकिन ट्राइब्यूनल्स में ऐसा नहीं होता। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि जो कोर्ट्स हैं, ऑलरेडी ट्राइब्यूनल्स का काम किया जा सकता है कोर्ट्स में। लेकिन जो ट्राइब्यूनल्स हैं, ऑल ट्राइब्यूनल्स आर नॉट कोर्ट्स, क्योंकि ट्राइब्यूनल्स कुछ स्पेशल पर्पसेस के लिए बने होते हैं, कुछ स्पेशल केसेस को ही हियर करते हैं। लेकिन जो कोर्ट्स हैं वो सारे के सारे केसेस को हियर करते हैं। अगर हमारे ट्राइब्यूनल्स के अगेंस्ट हम कोर्ट में जा सकते हैं हियरिंग के लिए। ठीक है, अगर हमें ट्राइब्यूनल से कुछ प्रॉब्लम है, कोई डिस्प्यूट अराइज हुआ है, तो हम ट्राइब्यूनल के अगेंस्ट क्या है, कोर्ट में अपील फाइल कर सकते हैं। अब इसके नेचर की बात करें अगर हम ट्राइब्यूनल की, तो ट्राइब्यूनल्स है वो क्वासी जुडिशियल है नेचर में। क्वासी का मतलब होता है आधा, हाफ। ये नेचर में हाफ जुडिशियल है, क्योंकि ट्राइब्यूनल जो है वो भी जुडिशियली काम करते हैं। ट्राइब्यूनल्स का पर्पस जो है वो भी जुडिशियली होता है, केसेस लेना, केसेस हेयर करना। लेकिन पूरी तरीके से जुडिशियल नहीं है, बिकॉज दे आर मेड फॉर अ स्पेशल पर्पस। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं इसी में हम। जैसे देखिए, काफी सारे मैं आपको बताऊं अगर, तो नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल, वाटर डिस्प्यूट ट्राइब्यूनल, ये सारे अलग अलग ट्राइब्यूनल्स हैं। ठीक है, अब जो वाटर ट्राइब्यूनल है, वाटर से रिलेटेड डिस्प्यूट्स के लिए बना है। नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल है, वो किसी और पर्पस के लिए बना है। तो ऐसे ही जो अलग अलग ट्राइब्यूनल्स हैं वो अलग अलग पर्पसेस के लिए बने हुए हैं। और जो ट्राइब्यूनल्स होते हैं वो टेम्पररी बॉडी होती है, कि जब उनका पर्पस, अगर जिस पर्पस के लिए उन्हें बनाया गया है, अगर वो पर्पस खत्म हो गया तो ट्राइब्यूनल डिसॉल्व हो सकते हैं। मतलब वो एक टेम्पररी बॉडी है। अब बात करते हैं ट्राइब्यूनल्स इन इंडिया, मतलब इंडिया में कौन से ट्राइब्यूनल्स हैं। तो पहला तो जो है वो है नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल्स। अब नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल्स का क्या काम होता है, वो एनवायरमेंट से जो रिलेटेड इश्यूज होते हैं उनको हैंडल करते हैं। अब ये जो नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल्स होते हैं, इनको ये ऐसे जो ट्राइब्यूनल्स हैं इनको पार्लियामेंट की एक पार्लियामेंट ने एक एक्ट के थ्रू बनाया गया था। और अगर कभी भी पार्लियामेंट चाहे
तो इन ट्राइब्यूनल्स को डिसॉल्व भी कर सकती है। ठीक है, अब नेक्स्ट है सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल्स। अब इसके नाम से ही हम समझ सकते हैं एडमिनिस्ट्रेशन को लुक आफ्टर करने के लिए ट्राइब्यूनल्स को बनाया गया था। जैसे मान लीजिए पब्लिक सर्विसेज में या किसी और अदर सर्विसेज में कोई रिक्रूटमेंट से रिलेटेड प्रॉब्लम आ रही है कि लोगों के अपॉइंटमेंट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आ रही है, रिक्रूटमेंट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आ रही है, यूपीएससी वगैरह, तो वहां पे क्या है, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल के सामने वो जो केस है वो हियर किया जाएगा। तो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल केसेस को हियर करेगी। और इन ट्राइब्यूनल्स में क्या होता है, काफी फास्ट हियरिंग होती है। जैसे अगर हम कोई केस लेके किसी कोर्ट में अप्रोच करते हैं तो वहाँ ट्रायल काफी लेट होता है, बिकॉज क्या है, कोर्ट के पास काफी सारे केसेस होते हैं, पेंडिंग लिस्ट होती है पूरी केसेस। वही इसी यही एक रीजन था कि ट्राइब्यूनल्स बनाए गए, बिकॉज कोर्ट के पास ऑलरेडी बहुत सारे केसेस हैं, तो जो हियरिंग है वो बहुत लेट होती है। तो इन्हीं चीज को थोड़ा फास्ट करने के लिए, हियरिंग को थोड़ा फास्ट करने के लिए ट्राइब्यूनल्स बनाए गए। ठीक है, अब नेक्स्ट जो है दैट इज वाटर डिस्प्यूट ट्राइब्यूनल। जो भी वाटर डिस्प्यूट्स हैं उनको लुक आफ्टर करने के लिए, उनको मैनेज करने के लिए वाटर डिस्प्यूट ट्राइब्यूनल बनाए गए। हर एक स्टेट का अलग ट्राइब्यूनल होता है वाटर डिस्प्यूट के मैटर से रिलेटेड। जैसे कावेरी रिवर है तो उसका एक अलग ट्राइब्यूनल है, कोई और रिवर है तो उसका एक अलग ट्राइब्यूनल। आर्टिकल 262 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इसके अंदर क्या है, वाटर डिस्प्यूट ट्राइब्यूनल बनाए जा सकते हैं। इस आर्टिकल के अंदर वाटर डिस्प्यूट ट्राइब्यूनल की फॉर्मेशन करी जा सकती है। अब देखिए जो ट्राइब्यूनल्स है वो पार्ट 14A में डिफाइंड है। ठीक है, 14A अगर ए लिखा गया है इसका ये मतलब है कि ये जो पार्ट है पहले कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था, किसी एक एक्ट, तो वो कौन सा अमेंडमेंट है, वो 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1947। देखिए 42nd अमेंडमेंट एक्ट जो है, इस एक्ट को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है, क्योंकि 42nd अमेंडमेंट एक्ट जो है इसके इससे काफी सारे जो है प्रोविजंस या काफी सारे जो है चीजें ऐड करी गई थी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, अब ये जो आर्टिकल 323A है, ये बात करता है एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल्स की। एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल जब हमने पढ़ा, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल्स, जिसमें कि रिक्रूटमेंट से रिलेटेड इश्यूज के बारे में डील किया जाता है। जो भी रिक्रूटमेंट से रिलेटेड इश्यूज होते हैं यूपीएससी वगैरह में या पब्लिक सर्विस कमीशन में, उनसे रिलेटेड बात करी जाती है, मतलब इश्यूज डील किए जाते हैं। और जो आर्टिकल 323B है, उसमें एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल्स के अलावा जो और ट्राइब्यूनल्स होते हैं उनसे रिलेटेड केसेस जो है हियर करे जाते हैं। तो आर्टिकल, इस वाले आर्टिकल में जो दूसरे ट्राइब्यूनल्स हैं उनके बारे में बात करेंगे। अब ये जो दोनों आर्टिकल्स हैं इनको हम एक एक करके डिटेल में पढ़ेंगे। अब देखिए सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे आर्टिकल 323A से। आर्टिकल 323A में पार्लियामेंट को ये पावर दी गई है कि मान लीजिए कि कोई भी ऐसा इशू हो गया जो कि रिक्रूटमेंट से रिलेटेड है। जैसे मान लीजिए किसी भी सेंटर, स्टेट, लोकल बॉडी, पब्लिक कॉर्पोरेशन, अदर पब्लिक अथॉरिटीज, इन सारी जगहों पे, सेंटर, स्टेट, लोकल बॉडीज, इन सारी जगहों पे अगर अपॉइंटमेंट या रिक्रूटमेंट से रिलेटेड कोई भी इशू अराइज होता है, ठीक है, पूरे के पूरे जो सेंटर, स्टेट, मतलब कहीं पे भी अगर रिक्रूटमेंट या फिर अपॉइंटमेंट से रिलेटेड कोई भी इशू अराइज होता है, तो इस आर्टिकल के अंदर पार्लियामेंट के पास ये पावर है कि उस इशू को रिजॉल्व करने के लिए वो क्या है, एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल का इस्टेब्लिशमेंट कर सकते हैं। मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल को बना सकते हैं, इनैक्ट कर सकते हैं। तो इसके लिए क्या किया, पार्लियामेंट ने एक एक्ट पास किया, एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल्स एक्ट। कब किया उन्होंने ये, 1985 में एक एक्ट पास किया, जहां पे उन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट को ऑथोराइज किया, ये अथॉरिटी दी कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल और स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल बना सकती है। कब बना सकती है, जब भी स्टेट, सेंटर, लोकल बॉडीज किसी भी पब्लिक कॉर्पोरेशन में या किसी भी पब्लिक अथॉरिटी में रिक्रूटमेंट या अपॉइंटमेंट से लेके कोई भी इशू अराइज हुआ हो तब।
लेकिन देखिए यहाँ पे जो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल और स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल दोनों ही बनाने का पावर, दोनों ही स्टैब्लिश करने का पावर किसके पास है? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। ऐसा नहीं है कि स्टेट के लिए अगर एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल बनानी है तो वो स्टेट खुद बना सकता है, नहीं। दोनों ट्राइब्यूनल्स वाले वो सेंटर के लिए हो या स्टेट के लिए हो, दोनों ही ट्राइब्यूनल स्टैब्लिश करने का पावर सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ही है। अब देखिए आपको मैं एक चीज बताऊं, जो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल्स है ये सेटअप कब हुई थी? हमने देखा ये एक्ट जो पास हुआ था इसके थ्रू ये सेटअप हुई थी 1985 में। और इसकी जो प्रिंसिपल बेंच थी, मतलब जो एक मेन बेंच थी, वो कहाँ पे थी? दिल्ली में थी। और जो एडिशनल बेंचेस थी वो अलग अलग स्टेट्स में थी। ठीक है, तो अभी अगर हम एट प्रेजेंट की बात करें तो जो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल है इसके 17 रेगुलर बेंचेस हैं। 17 रेगुलर बेंचेस हैं इसकी, जिसमें से 15 बेंचेस तो जो है वो प्रिंसिपल बेंचेस है, जो कि मतलब जो हाई कोर्ट्स हैं पूरे हमारे कंट्री में, जो हाई कोर्ट्स है वहीं पे वो सारी बेंचेस ऑपरेट करती है। हाई कोर्ट्स के साथ में वहीं पे ऑपरेट करती है। लेकिन जो दो रिमेनिंग बेंचेस है 17 में से 15 तो वहीं ऑपरेट करती है जहाँ पे हाई कोर्ट्स है। तो जो दो रिमेनिंग बेंचेस बची वो कहाँ पे ऑपरेट करती है? एक तो जयपुर में और एक लखनऊ में। ठीक है, तो जो जयपुर वाली बेंच है वो जयपुर के पूरे एरिया को एडजुडिकेट करती है, और जो लखनऊ वाली बेंच है वो लखनऊ के पूरे एरिया को एडजुडिकेट करती है। अब देखिए सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल जो है इसका जुरिस्डिक्शन क्या होता है, मतलब कि किस किस केसेस में ये एडजुडिकेट कर सकते हैं। सबसे पहला तो है ऑल इंडिया सर्विसेज। अब ऑल इंडिया सर्विसेज में क्या क्या आ जाते हैं? जैसे आईएएस, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, इंडियन फॉरेन सर्विसेज, इंडियन पुलिस सर्विसेज, ये तीन आती है, आईएएस, आईएफएस एंड आईपीएस। इन तीनों पोस्ट में, इन तीनों सर्विसेज में अगर कोई भी डिस्प्यूट अराइज होते हैं, कोई भी कंफ्लिक्ट अराइज होता है, इनकी हियरिंग या इनकी वो कौन करता है? सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल। सेकंड है सेंट्रल सिविल सर्विसेज, मतलब ये जो ऑल इंडिया सर्विसेज को छोड़ के जितने भी यूपीएससी के एग्जाम्स होते हैं, यूपीएससी के अंदर जितनी भी पोस्ट आती है, उनके भी अगर उनमें भी कोई डिस्प्यूट अराइज होता है तो उसका भी जुरिस्डिक्शन किसके पास है? सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल के पास। इसके अलावा सिविल पोस्ट अंडर द सेंटर एंड स्टेट, स्टेट लिखना रह गया है यहाँ पे। तो जो भी सारी सिविल पोस्ट होती है, मतलब एससीसी से जो भी पोस्ट वगैरह मिलती है, जो भी सारी सिविल पोस्ट होती है, उनके लिए भी कौन करता है? सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल। इसके बाद आता है सिविलियन एम्प्लॉयज ऑफ डिफेंस सर्विसेज। देखिए ये ऐसा इसमें ये नहीं बोला गया है कि डिफेंस के जो मेंबर्स होते हैं उनके लिए, बल्कि जो सिविलियन एम्प्लॉयज होते हैं ना डिफेंस में, जो सिविलियन एम्प्लॉयज होते हैं उनके बीच में अगर कोई डिस्प्यूट अराइज हो जाती है तो वो आता है सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल के अंदर। अब इसके जुरिस्डिक्शन में कौन कौन लोग कवर नहीं है, तो वो है देखिए जैसे जो डिफेंस फोर्सेस के मेंबर्स हैं वो लोग नहीं आते हैं इसके जुरिस्डिक्शन के अंदर। जो ऑफिसर्स और सर्वेंट्स हैं सुप्रीम कोर्ट के, वो लोग भी इसकी जुरिस्डिक्शन में नहीं आते हैं। उसके अलावा जो पार्लियामेंट का सेक्रेटेरियल स्टाफ है, सेक्रेटेरियल जो स्टाफ होता है पार्लियामेंट में, वो भी जो है सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल की जुरिस्डिक्शन के अंदर कवर नहीं होते हैं। अब हम जो है इस ट्राइब्यूनल का कॉम्पोजिशन देख लेते हैं। तो सबसे पहले जो चेयरमैन होते हैं, मतलब एक ही चेयरमैन होता है इस ट्राइब्यूनल में, जिनकी एज क्या 65 ईयर्स तक रहते हैं। ठीक है, 65 ईयर्स तक उनकी एज होती है। उसके बाद मेंबर्स, तो मेंबर्स इसमें होते हैं 65 मेंबर्स, जिनकी एज होती है 62 ईयर्स तक। ठीक है, अब वो लोग जो ऑफिस होल्ड करते हैं वो 5 ईयर्स के टर्म के लिए ऑफिस होल्ड करते हैं। ठीक है, इनको अपॉइंट कौन करता है? प्रेसिडेंट। जो मेंबर्स जो चेयरमैन है इनको अपॉइंट कौन करते हैं? हमारे प्रेसिडेंट करते हैं। और इनको दोनों ही जुडिशियल और एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रीम्स, जो मेंबर्स जो चेयरमैन को कहाँ से लिया जाता है? जुडिशियल से भी, जुडिशियल स्ट्रीम से भी लिया जाता है और एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रीम से भी लिया जाता है। अब इनका जो जजमेंट होता है, इनका जो जजमेंट देने का वो होता है, वो बेस्ड होता है नेचुरल जस्टिस पे, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस पे। ऐसा नहीं है कि ये लोग किसी भी लॉ के द्वारा बाउंड है कि इनको उसी लॉ के ऊपर ही जजमेंट सुनाना है, बल्कि इनका जो प्रिंसिपल, जो इनका जजमेंट देने का तरीका होता है वो पूरा का पूरा गाइड होता है किस पे? प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस पे। ठीक है, अब अगर कोई भी इंसान ट्राइब्यूनल में जा रहा है, अप्लाई कर रहा है, तो उनको क्या है? एक नॉमिनल फीस पे करनी होती है, दैट इज 50 रुपीज। ठीक है, और जो भी एप्लीकेंट है जरूरी नहीं है कि वो अपने लॉयर को लेके ही जाए या केस फाइल करे,
बिना लॉयर के भी कोई भी इंसान जाके वहाँ, एक नॉर्मल इंसान भी जाके वहाँ केस फाइल कर सकता है। अब देखिए इसमें एक केस है जिसमें कि ये काफी अच्छा रूल लेट डाउन हुआ था। ये केस है चंद्र कुमार केस, जो कि 1997 में आया था। इस केस के पहले क्या होता था कि जो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल्स के अगेंस्ट जो भी अपील्स थी, मतलब अगर उनके अगेंस्ट हमें उनके ऑर्डर से सेटिस्फाइड नहीं है, उनके अगेंस्ट कोई अपील फाइल करनी है, तो वो अपील फाइल सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में हो सकती है। ये ट्राइब्यूनल, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल के अगेंस्ट हम लोग हाई कोर्ट में अपील फाइल नहीं कर सकते। इस केस में क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि हाई कोर्ट के जुरिस्डिक्शन पे जो रिस्ट्रिक्शन लगी हुई है कि मतलब जो ये कैट के, मतलब जब मैं कैट बोलूँ तो इसका मतलब है कि सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल, तो कैट के अगेंस्ट कोई भी जो है वो हाई कोर्ट में नहीं जा सकता। तो ये जो रिस्ट्रिक्शन लगा हुआ है हाई कोर्ट के जुरिस्डिक्शन पे, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि जो जुडिशियल रिव्यू है, जुडिशियल रिव्यू जो है वो बेसिक स्ट्रक्चर का एक पार्ट है, कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर का ही एक पार्ट है, जिसको कि पार्लियामेंट कर्टेल नहीं कर सकती या उसकी पावर को कम नहीं कर सकती। और सुप्रीम कोर्ट ने ये लेट डाउन किया कि जो कैट के अगेंस्ट, मतलब सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल के अगेंस्ट अगर कोई भी अपील फाइल होनी है, तो वो कंसर्न हाई कोर्ट में भी फाइल करी जा सकती है। इसके बाद आता है स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल्स। तो ये भी सेम होता है सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल्स की तरह ही। अब देखिए ये जो स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल्स है, इनको भी कौन बना सकता है, सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ये पावर होती है कि वो स्टेट के लिए जो है ट्राइब्यूनल्स, मतलब स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल्स है वो एस्टैब्लिश करें ऑन स्पेसिफिक रिक्वेस्ट। मतलब अगर स्टेट गवर्नमेंट सेंटर से रिक्वेस्ट करती है, तो सेंटर क्या है, स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल्स का एस्टैब्लिशमेंट करता है उस कंसर्न स्टेट के लिए। ठीक है, अब जैसे कि सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल्स में होता है, वैसा ही सेम जो ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन होता है वही होता है इनके पास भी, स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल्स के पास भी। और इनका भी क्या होता है, ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन इनका भी यही होता है कि अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज या फिर जो भी सर्विस रिलेटेड जो भी रिक्रूटमेंट में प्रॉब्लम्स आ रही हैं, अपॉइंटमेंट में प्रॉब्लम्स आ रही है, उनको सॉल्व करने के लिए या उन उन मैटर्स के रिलेटेड ही क्या है, इनका भी जुरिस्डिक्शन होता है। सैट का जो है स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल्स का जुरिस्डिक्शन है वो भी यही होता है। इसके अलावा जो मेंबर्स हैं और जो चेयरमैन है ना सैट के, उनको कौन अपॉइंट करता है, प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है आफ्टर कंसल्टेशन विद द गवर्नर। जिस भी स्टेट के लिए ट्राइब्यूनल बनाया गया है, उस स्टेट के गवर्नर से क्या है, प्रेसिडेंट को कंसल्ट करना पड़ता है किसी भी मेंबर्स या चेयरमैन को अपॉइंट करने के लिए। और इनका कंपोजिशन वैसा ही रहता है जैसा कि सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल का। इसके बाद एक और प्रोविजन है कि जो मतलब अगर दो या दो से ज्यादा स्टेट्स के लिए जॉइंट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल्स का गठन भी हो सकता है, मतलब इनका स्टैब्लिशमेंट भी हो सकता है। अगर दो या दो से ज्यादा स्टेट्स के लिए एक ही ट्राइब्यूनल बनाना है, तो वो भी बनाया जा सकता है, जिसे हम कहेंगे जॉइंट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल। अब ये तो अभी तक जो हमने पढ़ा वो था आर्टिकल 323 ए। अब हम बात करेंगे आर्टिकल 323 बी की, जहाँ पे ट्राइब्यूनल्स फॉर अदर मैटर्स, मतलब कि पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर दोनों के पास ये पावर है कि वो जो भी नीचे ये इतने सारे जो मैटर्स लिस्टेड हैं, इनमें से किसी भी मैटर के लिए ट्राइब्यूनल का स्टैब्लिशमेंट कर सकते हैं। इसके पहले वाले आर्टिकल में हमने पढ़ा था कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल्स हैं, भले वो स्टेट के लिए हो या सेंटर के लिए हो, वो ट्राइब्यूनल सिर्फ और सिर्फ सेंटर ही बना सकता है, सेंटर ही स्टैब्लिश कर सकता है। लेकिन यहाँ पे क्या है, जो इतने सारे मैटर्स हैं, इन मैटर्स के लिए अगर ट्राइब्यूनल्स बनाए जाने हैं, तो वो सेंट्रल और स्टेट दोनों ही बना सकते हैं। अब वो कौन कौन से मैटर्स हैं, टैक्सेशन, फॉरेन एक्सचेंज मतलब इम्पोर्ट या एक्सपोर्ट, इंडस्ट्रियल एंड लेबर, लैंड रिफॉर्म, सीलिंग ऑफ अर्बन प्रॉपर्टी, इलेक्शंस, पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर के इलेक्शंस, फूड स्टफ, रेंट एंड टेनेंसी राइट्स। इन सभी में से इनमें से किसी भी मैटर्स के लिए अगर ट्राइब्यूनल का स्टैब्लिशमेंट करना है, तो वो स्टेट और पार्लियामेंट में से कोई भी उनका स्टैब्लिशमेंट कर सकता है। अब हम बात करते हैं ट्राइब्यूनल्स और कोर्ट्स का क्या डिफरेंस होता है। तो सबसे पहला तो जो है कि ट्राइब्यूनल जो है हम ट्राइब से हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि ऑल कोर्ट्स कैन बी ट्राइब्यूनल्स वाली चीज।
ट्राइब्यूनल्स को हम बोल सकते हैं कि वो माइनर कोर्ट्स हैं, माइनर छोटे कोर्ट्स हैं जो कि किसी स्पेशल केसेस के टाइम पे बनाए जाते हैं। किसी स्पेशल, अगर कोई स्पेशल ऐसा केस होता है तो उनके लिए बनाए जाते हैं। लेकिन कोर्ट्स क्या है? कोर्ट्स एक लीगल सिस्टम का एक पार्ट है जिसमें कि सारे केसेस, सिविल क्रिमिनल सारे केसेस का जो डिसीजन है वो उसमें दिया जाता है। अब जो ट्राइब्यूनल्स होते हैं वो किसी स्पेसिफिक केस से डील करते हैं, लेकिन जो कोर्ट्स होते हैं वो काफी सारे जो है केसेस उनसे डील करते हैं। अब जो ट्राइब्यूनल्स है वो हो सकता है कि जो डिस्प्यूट अराइज हुआ हो उन्हीं डिस्प्यूट्स की एक पार्टी हो, इसीलिए वो स्पेसिफिक जो स्पेसिफिक केसेस है उनके लिए ट्राइब्यूनल्स बनाए जाते हैं। लेकिन जो कोर्ट्स होते हैं, कोर्ट में क्या होता है कि कोर्ट एक इम्पार्शियल बॉडी होती है। ठीक है, अब से देखिए ट्राइब्यूनल में भी है पार्टी टू डिस्प्यूट, इसका मतलब ये होता है कि ट्राइब्यूनल के अगेंस्ट क्या है, हम लोग कोर्ट में अपील भी कर सकते हैं। लेकिन कोर्ट जो है वो एक इम्पार्शियल बॉडी होती है, वो एक पार्टी नहीं होती। कोर्ट्स के अगेंस्ट हम लोग कहीं भी केस फाइल नहीं कर सकते। जो ट्राइब्यूनल्स होते हैं उनको कौन हेड करता है? चेयरपर्सन और बाकी के जुडिशियल मेंबर्स। और जो कोर्ट्स होते हैं उनको जज और जज पैनल ऑफ जजेस या फिर मजिस्ट्रेट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में कौन होते हैं? मजिस्ट्रेट। तो ये लोग जो है कोर्ट्स को हेड करते हैं। इसके अलावा कोई भी कोड ऑफ प्रोसीजर नहीं होता ट्राइब्यूनल्स में। ट्राइब्यूनल जब अपना डिसीजन भी देती है तो वो किसी लॉ से बाउंड नहीं होती, बल्कि क्या है, ट्राइब्यूनल जो है नेचुरल जस्टिस पे अपना डिसीजन उनका जो पूरा वो लेट डाउन करता है। बल्कि जो कोर्ट्स होते हैं उनको एक स्ट्रिक्ट कोड ऑफ प्रोसीजर फॉलो करना पड़ता है और वो जो है लॉ से बाउंडेड होते हैं। तो यही था आज के हमारे वीडियो में जो था ट्राइब्यूनल्स। इसके अलावा अगर आपको हमारे डिटेल नोट्स चाहिए है या फिर और ज्यादा इनहांस्ड एक्सप्लेनेशन चाहिए है, माइंड मैप्स वगैरह सब कुछ चाहिए है, तो आप हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो कोर्स है उसमें रजिस्टर कर सकते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन और कॉन्ट्रैक्ट हम दोनों ही सब्जेक्ट्स का कोर्स प्रोवाइड कर रहे हैं, जिनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। थैंक यू, डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।